चलिए भाई, तो शुरू किया जाए रोटेशनल मोशन चैप्टर का आखिरी एक टॉपिक। वैसे आखिरी तो नहीं है, इसके बाद 2 और टॉपिक बचे हुए, बट नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। हमने अभी तक इंडिविजुअल पार्टिकल अगर रोटेशनल मोशन करेगा तो उसके बारे में सब कुछ सीख लिया है। टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंड ऑल द थिंग्स वी हैव लर्नड अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम फाइंड करते हैं, ये सब हमने सीख लिया है। आज का आपका लेक्चर रहने वाला है बच्चों एक मस्त टॉपिक के ऊपर, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम इन द केस ऑफ रोटेशन अबाउट द फिक्स एक्सिस। चलिए, यहाँ पे जाने से पहले अगर कोई इंडिविजुअल पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है बच्चों r क्रॉस p। कितना होता है उसका एंगुलर मोमेंटम? होता है r क्रॉस p, राइट, जो आपने सीखा था। तो आप पहले सिंगल पार्टिकल की बात करो, देन वी विल टॉक विथ इफ द एंटायर बॉडी इज रोटेटिंग, सो इन दैट केस वी कैन से देयर आर सो मेनी पार्टिकल विच आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो वो तो हमें खाली एडअप करना रहेगा। तो हम पहले लिखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल पार्टिकल, राइट, we are doing it right now for the single particle. Angular momentum of the single particle performing rotational motion so we have learned this angular momentum L of the single particle is r cross p। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ा था बच्चों कि उसके ऊपर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है dl by dt। दिस ऑल वी आर राइटिंग फॉर सिंगल पार्टिकल। The torque is equal to dl by dt, and we have also seen that if torque is 0 then angular momentum कैसा होता है भाई? कांस्टेंट होता है। ओके, there is a law of conservation of angular momentum। अगर बॉडी के ऊपर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगेगा तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज होता नहीं है। ये सब हम पढ़ चुके हैं फॉर सिंगल पार्टिकल। नाउ इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी विल टॉक व्हाट विल हैपन इफ एंटायर बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशन अबाउट सम फिक्स एक्सिस। चलिए, तो बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। इफ नाउ द बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन about the fixed axis, so let's say, where is my green marker? There it is। चलिए, तो let's say this is the axis, let's say this z axis, and about this z axis let us consider some body। this is a body and this body is performing the circular motion। ये जो body है ना वो circular motion perform कर रहा है with angular velocity ओमेगा, ऐसे घूम रहा है अबाउट दिस फिक्स एक्सिस z। ओके, सो व्हाट वी कैन से हियर कि यहाँ पे इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे ऑल पार्टिकल्स आर डेफिनेटली परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ओनली, राइट। तो ऐसे ही एक पार्टिकल को पहले पकड़ लेते हैं। तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, राइट। लेट्स कॉल दिस पार्टिकल p। सो दिस पार्टिकल विल डेफिनेटली परफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उस सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है वो कहाँ पे होगा? एक्सिस के ऊपर होगा। ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, राइट। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर पार्टिकल लेट्स कंसिडर कि इसका जो आपका लीनियर वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करेगा ना, तो सर्कुलर मोशन का लीनियर वेलोसिटी होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। तो इसका जो वेलोसिटी है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। दिस इज़ द थर्ड डायरेक्शन जहाँ पे इसका वेलोसिटी है। मैं आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करके दे देता हूँ पहला। तो these are the 3 perpendicular axis, right? This is z axis जो हमने लिया है सीधा। Let's say it is your x axis and it is your y axis, right? तो ये आपका जो velocity है वो x डायरेक्शन में है, that is in the direction of the tangent। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर इस पार्टिकल का मुझे निकालना है angular momentum, if I want to find the angular momentum of this particle about the origin O, let us consider this is the origin O। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं आगे। When I want to find the moment of inertia of this particle about the origin O, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर R। मैं थोड़ा ओरिजिन को ऊपर लेता हूँ, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि V एंड R दोनों सेम लाइन के ऊपर है। लेट मी टेक ओरिजिन हियर, राइट, दिस इज एक्सिस। ये सारे थियरी बच्चों पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, हाँ, और अगर आप प्रॉपरली समझोगे तो ही एग्जाम में लिख पाओगे, बाकी तो काला अक्षर भैंस बराबर।
चलो तो लेट्स से दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर। ये तो ऑन लाइन में हो गया, थोड़ा वेलोसिटी को मैं एंगल बदल के लिख कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्लियर कट। ये आपका टेंजेंट डायरेक्शन है, वेलोसिटी भी दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलिए तो आई कैन से कि आपका जो P वाला पार्टिकल है जो सर्कल में परफॉर्म करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट O कितना होगा। सो आई विल राइट हियर फॉर रोटेटिंग बॉडी, फॉर rotating body all the particles perform circular motion with angular speed ओमेगा, है ना। सबका एंगुलर स्पीड सेम रहेगा बिकॉज दे ऑल आर ऑन द सेम बॉडी, तो सबका एंगुलर स्पीड सेम रहेगा जो ओमेगा जितना है, विथ देयर सेंटर ऑफ रोटेशन, with their center of rotation on axis of rotation, है ना। हर एक जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर कहाँ पे होगा, इस एक्सिस के ऊपर होगा। ओके तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे जितने भी पार्टिकल होंगे, ये तो एक ही पार्टिकल है, ऐसे जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना उन सारे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को प्लस करेंगे, दैट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो पहले ये देखते हैं व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सच पार्टिकल P। तो लेट्स राइट हियर angular momentum of any of particle of rigid body, angular momentum of the any of the particle of the rigid body, so that angular momentum अपने पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, that is equal to r क्रॉस p। ये रहा इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। चलिए बच्चों यहाँ पे आपका जो r है ना आप ऑलरेडी लिख चुके हो, दिस r कैन बी रिटर्न एज OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर, राइट। तो आप ये r वेक्टर को लिख सकते हो बच्चों OC प्लस CP, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दैट इज OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर क्रॉस p, OC क्रॉस CP, OC प्लस CP क्रॉस एंगुलर मोमेंटम प्लस क्रॉस लीनियर मोमेंटम P। चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, दिस इज OC क्रॉस P, दिस इज CP क्रॉस P, राइट। तो यहाँ पे आपके पास बच्चों दो कंपोनेंट आ गए, आपके पास दो कंपोनेंट आया। बहुत ही ध्यान से बच्चों देखिएगा, ये जो आपका कंपोनेंट है ना OC क्रॉस P, राइट, ये जो कंपोनेंट है आपका OC क्रॉस P, तो ये OC क्रॉस P जब आप करोगे ना, आपका P किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। देखिए बच्चों समझने की आप ट्राई करिए, मुझे कोई भगाना नहीं है आज बिल्कुल भी। यहाँ पे इफ़ आई राइट द डायरेक्शन ऑफ OC क्रॉस P, समझने की ट्राई करिएगा आप सब लोग, समझने की कोशिश करिए बच्चों OC क्रॉस P किस डायरेक्शन में होगा। तो OC जो है ना वो आपका ऊपर की तरफ का वेक्टर है, दैट इज इन Z डायरेक्शन, दिख रहा है आपको। OC आपका Z डायरेक्शन पे है, Z डायरेक्शन का मतलब है K कैरेट। Z डायरेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, K कैरेट। ओके क्रॉस करेंगे उसका P के साथ, P आपका टेंजेंट के डायरेक्शन में है, टेंजेंट मतलब तीसरा डायरेक्शन, दैट इज X। P जो आपका जो वेलोसिटी है ना वो सर्कल में टेंजेंट की तरफ है, टेंजेंट मतलब वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है मतलब वो Z डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन है आपका, वो X डायरेक्शन है अंदर वाला। तो X डायरेक्शन मतलब यू कैन राइट दिस एज I कैरेट। तो आपका K क्रॉस I कितना होता है बच्चों, व्हाट इज योर K क्रॉस I, टेल मी। आपका जो K क्रॉस I होता है वो कितना होता है। तो जब आप K क्रॉस I करोगे ना, राइट, तो आपको पता है ना ये I J K वाला अपना, तो K क्रॉस I होता है आपका J, K क्रॉस I का वैल्यू कितना होता है, J होता है। मतलब ये जो कंपोनेंट है ना वो J कैरेट डायरेक्शन में है। J कैरेट मतलब इट इज इन, J किसके लिए होता है, Y डायरेक्शन। और आपका एक्सिस कौन सा है, Z है, आपका रोटेशन एक्सिस Z है। और ये जो एंगुलर मोमेंटम बना है OC क्रॉस P, ये एंगुलर मोमेंटम आपका Y डायरेक्शन में है, जो कि आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर है। वापस एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन Z है, और ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट बना है वो Y डायरेक्शन में बना है, राइट। तो Z एंड Y तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये जो आपका कंपोनेंट बनेगा ना बच्चों OC क्रॉस P, ये OC क्रॉस P का जो कंपोनेंट है ना, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन।
दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना OC क्रॉस P वाला, मैंने आपको डिटेल में समझाया है। OC क्रॉस ये P मतलब MV, ये कंपोनेंट आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है OC क्रॉस P। व्हाट अबाउट दैट CP क्रॉस P, राइट। तो अगर आप CP क्रॉस P का डायरेक्शन निकालोगे, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ CP क्रॉस P क्या होगा। तो CP कहाँ पर है आपका, CP आपका ये डायरेक्शन में है, और ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, दिस इज योर वाई डायरेक्शन, दिख रहा है आपको। वाई डायरेक्शन मतलब J कैरेट क्रॉस P आपका अंदर की तरफ जा रहा है, जो मैंने X एक्सिस कहा है, तो I कैरेट। चलो J क्रॉस I क्या होगा बच्चों, J क्रॉस I आपका और कुछ नहीं होता है, K होता है। दैट इज माइनस K और प्लस K, यू कैन राइट दिस इज K, राइट। K मतलब Z डायरेक्शन, K मतलब कौन सा डायरेक्शन बच्चा लोग, Z डायरेक्शन। और Z ही आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। Z ही आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। मतलब आपका जो ये कंपोनेंट बना है ना CP क्रॉस P, ये वाला कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। ये कंपोनेंट कैसा है बच्चों, दिस कंपोनेंट इज कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होंगे उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर होगा और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन को पैरेलल रहेगा। ये तो हमने बात किया बच्चों अबाउट द इंडिविजुअल पार्टिकल। ओके, चलिए आप इसको करिए स्क्रीनशॉट, ताकि मुझे जगह मिले और फिर मैं आपको एक्सटेंडेड पूरे बॉडी के लिए करा सकूं कि फॉर्मूला क्या बनेगा। फटाफट करेंगे, चलिए क्विकली। यू कैन नॉट टेक दिस थियरीज लाइटली, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 3 मार्क्स। हाँ, समझना इंपॉर्टेंट है इन थियरीज को भी। दो कंपोनेंट बने, OC क्रॉस P जो एक्सिस को परपेंडिकुलर है, CP क्रॉस P एंगुलर मोमेंटम जो एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा इसका। ओके, चलिए अब थोड़ा सा उस पैरेलल कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, कितना होगा वो CP क्रॉस P वाला कंपोनेंट। सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट दैट कंपोनेंट, L पैरेलल टू द एक्सिस, L का जो कंपोनेंट पैरेलल टू द एक्सिस है। ओके, मुझे पता है कि माइनस K कैरेट होता है, आई नो दैट इट इज़ माइनस K कैरेट। मेरा खाली इंटेंट ये है कि ये कंपोनेंट जो है वो एक्सिस को पैरेलल रहेगा। तो प्लस K भी एक्सिस को पैरेलल होता है, माइनस K भी एक्सिस को पैरेलल ही होता है। आई नो दैट कि ये माइनस K रहेगा, मैंने आपको बताया भी सही, ठीक है। चलिए, तो L पैरेलल जो है दैट इज CP क्रॉस P, L पैरेलल इज CP क्रॉस P। अगर आप मोर अप्रोप्रिएटली देखोगे ना तो ये वेलोसिटी अंदर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो ये आपका एक्चुअली में माइनस I आएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस K। अंदर की तरफ जा रहा है ना वेलोसिटी, तो ये माइनस आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा, दिस इज गोना रिमेन माइनस J, दैट इज वाई डायरेक्शन नेगेटिव में, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट यू कैन से। चलिए, तो ये जो आपका CP क्रॉस P है बच्चों, CP क्या है, तो CP आपका ये है, और इसको आप कह सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। CP क्या है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस, दैट इज R परपेंडिकुलर। ओके, P क्या होता है बच्चों, P होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है बच्चों, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम होता है उसका मास इनटू वेलोसिटी, वेरी सिंपल, राइट। और इसका डायरेक्शन हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, क्या डायरेक्शन है उसका, K कैरेट। क्या डायरेक्शन है उसका, K कैरेट। चलिए बच्चों, टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी V, तो वेलोसिटी V होता है आपका R इंटू ओमेगा। पढ़ा है ये आपने, पढ़ा है ये आपने। वेलोसिटी लीनियर और एंगुलर के बीच का रिलेशन क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो R परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा, R परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा, राइट। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका M R परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू K कैरेट। दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। क्या है भाई ये आपका, ये है आपका पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ये कंपोनेंट जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल रहेगा, और ये जो आपका कंपोनेंट है OC क्रॉस P वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर रहेगा। हमें खाली पैरेलल कंपोनेंट का ही काम है, ठीक है। चलिए इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। आगे लिखते हैं बच्चों, दिस इज राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पार्टिकल। अब बॉडी के अंदर एक पार्टिकल थोड़ी है, बॉडी के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो अगर आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए बॉडी का,
तो यू विल राइट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल एल। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें समेशन करना पड़ेगा सारे पार्टिकल का, इस कंपोनेंट का भी, और हमें समेशन करना पड़ेगा सारे पार्टिकल का पैरेलल कंपोनेंट का भी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हर एक पार्टिकल के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट को आप सम कर दो, आपको पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वी विल नॉट डू एनीथिंग विद दिस, इसको खाली हम कैपिटल लेटर में लिख देंगे, एल परपेंडिकुलर। राइट, ये कौन सा कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर है। वापस एक बार मैं लिखूंगा यार आपके लिए, वैसे तो लिखा ही है यहाँ पे, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस, चलिए दैट इज आई इक्वल टू 1/n, और ये पैरेलल का फॉर्मूला हमारे पास है। लेट्स पुट इट हियर, m r स्क्वायर ओमेगा इंटू के कैरेट। ओके, अब जरा ध्यान देना बच्चों, कीप इट एज इट इज, उसको नहीं छेड़ना है। ओमेगा को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, पूछना मत क्यों, क्योंकि सारे पार्टिकल का ओमेगा तो सेम ही है ना, वो तो बदलेगा ही नहीं। राइट, तो यू कैन टेक ओमेगा आउटसाइड फ्रॉम द समेशन, बिकॉज ओमेगा इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल। अगर कुछ एडअप होगा तो ये m इंटू आर स्क्वायर, अलग अलग पार्टिकल का मास अलग अलग होगा और उसका एक्सिस से डिस्टेंस भी वेरी करेगा, तो इसको आप एडिशन करोगे बच्चों, अगर आपको ध्यान है ना, तो समेशन ऑफ m इंटू आर स्क्वायर, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, दैट इज समेशन ऑफ m इंटू आर स्क्वायर। यही तो करते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, हम सारे पार्टिकल के मास को एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के साथ इंटू करके प्लस करते जाते हैं, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो ये हो गया आपका L परपेंडिकुलर प्लस ये जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी I। So this is the angular momentum of the body which is rotating about the fixed axis, जहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट आएगा, L परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। दूसरा ये कंपोनेंट जो एक्सिस को कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा। ये जो आपका कंपोनेंट है I इंटू ओमेगा, दिस इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट, अब जो भी सिमेट्रिक बॉडी होता है ना बच्चों, सिमेट्रिक बॉडी जैसे कि रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, तो सिमेट्रिक बॉडी के लिए ये जो पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे ना वो कैंसल हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक पार्टिकल इस तरफ से ऐसे आ रहा है तो एग्जैक्टली उसके अपोजिट वाला पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो दोनों का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसल हो जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखोगे कि अगर बॉडी सिमेट्रिक है तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल ही कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि, चलिए वो साइड का तो आपका हो चुका है स्क्रीनशॉट में, तो आप लिखोगे बच्चों कि फॉर सी यू कैन राइट हियर फॉर सिमेट्रिक बॉडीज, देखिए क्या होगा वो, फॉर सिमेट्रिक बॉडीज, ये जो आपका L परपेंडिकुलर है ना, इज गोना बी कैंसल्ड। L परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, कैंसल ही हो जाने वाला है। किसके लिए, अगर बॉडी कैसा है, सिमेट्रिक है तो। राइट, दिस इज गोना बी कैंसल। तो सिमेट्रिक बॉडी के लिए खाली आपका जो L है ना वो बचेगा I इंटू ओमेगा के कैरेट, ये वाला टर्म आपका कैंसल हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। राइट, चलिए बच्चों, अगर इसके ऊपर से आपको बॉडी के ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है वो फाइंड करना है तो हो जाएगा वो भी। चलिए, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी, तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, dl बाई dt। करो इसको डिफरेंशिएट, चलो I तो कांस्टेंट होगा, बचा यहाँ पे d ओमेगा dt, के तो डायरेक्शन दिखाता है, d ओमेगा बाई dt को हम कहते हैं अल्फा। तो यहाँ पे बॉडी को टॉर्क कितना लगेगा बच्चों, I इंटू अल्फा। ये सब कुछ हम कर चुके हैं, बट ये सब हमने किया था फॉर सिंगल पार्टिकल। ये फॉर्मूला भी किया था हमने L इक्वल टू I ओमेगा, बट दैट वाज फॉर द सिंगल पार्टिकल। ये भी हमने किया था टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, दैट वाज आल्सो फॉर सिंगल पार्टिकल। बट इफ देयर इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और इफ देयर इज अ रिजिड बॉडी या एक्सटेंडेड बॉडी, तो उसके लिए भी आप सेम टू सेम वही फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो।
राइट नाउ एज सून एज यू रीच टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये वाला टॉर्क इज इक्वल टू DL बाई dt, यहाँ से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन कर सकते हो एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके मैं बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अभी बताने वाला हूँ, बट वो तभी आएगा जब पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट करोगे, बहुत ही प्यारा सा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। ओके, चलिए बच्चों, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ होता है, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, चलिए देखिएगा ध्यान से। हाँ, ओके, सो व्हाट हैपन देयर इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम ये देख चुके हैं कि रिजिड बॉडी के लिए अगर आप DL बाई dt करोगे तो ये DL बाई dt और कुछ नहीं होता, ये होता है टॉर्क, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू DL बाई dt, इट इज क्वाइट सिमिलर एज F इक्वल टू dP बाई dt। What if there is no external torque is acting from outside? So we can write here, if no torque is acting on body from outside, if there is no torque is acting on the body from outside, अगर torque नहीं लग रहा है तो ये DL by dt कैसा होगा? 0। DL by dt 0 है, मतलब L चेंज नहीं हो सकता है, L इज कॉन्स्टेंट। L कॉन्स्टेंट, L का एक फॉर्मूला अभी हमने देखा बच्चों, I इंटू ओमेगा, दिस हैज टू बी कॉन्स्टेंट। अगर टॉर्क नहीं लगेगा ना तो I इंटू ओमेगा कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, I ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो आई कैन राइट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। कब? व्हेन नो टॉर्क इज एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, व्हेन द टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओके, अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सपोज देयर इज अ टर्न टेबल, एक टेबल है विच इज़ एबल टू टर्न, वो घूम सकता है ना। बहुत सारे ऐसे चेयर और टेबल आते हैं जिसके ऊपर हम बैठ के घूम सकते हैं। अब आप इसके ऊपर बैठ गए, राइट, ये आप इसके ऊपर बैठ गए हो, राइट, और अभी आपके हाथ जो है वो फोल्डेड है। योर हैंड्स आर फोल्डेड राइट नाउ, योर हैंड्स आर फोल्डेड राइट नाउ। सुनिएगा मेरी बात को बहुत ही ध्यान से। हाँ, ओके, एंड सपोज सम ऑफ योर फ्रेंड हैव गिवन यू सम टॉर्क, और आपने इस टेबल को अभी घुमा दिया है, ये टेबल अभी घूम रहा है, लेट्स से विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस टेबल इज रोटेटिंग राइट नाउ। अगर टेबल घूम रहा है और आपने हाथ खोल दिए, इफ योर हैंड्स आर एक्सटेंडेड, अगर आपने हाथों को खोल दिया तो एंगुलर स्पीड के साथ क्या होगा? ये आपका टेबल है, अभी आपके हाथ फोल्डेड है, बट आपने अब क्या किया है, आपने इन हाथों को ऐसे खोल दिया है। अब देखो बच्चों होगा क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आपको हाथ ऐसे खोलोगे ना तो आपके बॉडी का जो मास है ना वो एक्सिस से दूर जा रहा है। पहले आपके हाथ कहाँ है? एक्सिस के एकदम पास है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे सेंटर में से पास होगा, राइट। सो मेरा हाथ अगर ऐसे है तो मास इज़ वेरी क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। जैसे ही आप हाथों को एक्सटेंड करोगे तो मास कहाँ गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर गया, तो अल्टीमेटली जो मास है उसका डिस्टेंस बड़ा हो गया। अगर ये डिस्टेंस बच्चों बड़ा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। तो जैसे ही आपने हाथों को खोला तो ये वाला जो मास है वो एक्सिस से दूर गया, तो इसकी वजह से बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप हाथों को एक्सटेंड करोगे ना तो व्हाट विल हैपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोना इंक्रीज। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, अब जब आपने हाथों को खोल बंद किया है तब तो बाहर से किसी ने धक्का मारा नहीं है, टॉर्क को आप तो एक बार लगा के छोड़ दिया गया है। फिर हैंड्स को फोल्डिंग अनफोल्डिंग करने में बाहर से किसी ने कुछ एफर्ट किया नहीं है, राइट। जो भी हो रहा है वो अंदर अंदर आपके सिस्टम में हो रहा है, राइट। तो अगर हाथों को खोलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट तभी रहेगा व्हेन ओमेगा डिक्रीज। हैंस टू कीप एल कांस्टेंट, एल क्या है भाई आपका?
एल है आपका आई इंटू ओमेगा। अगर आई बड़ा है हाथों को खोलने से तो ओमेगा हैज़ टू रिड्यूस, तभी जाके प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ओमेगा मस्ट डिक्रीज, मतलब आपका जो स्पीड है ना वो कम हो जाएगा, ये आपका जो रोटेशन का स्पीड है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, समझे आप। जैसे ही आपने हाथों को खोला तो हाथों को अनफोल्ड करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, तो उसके लिए ओमेगा को घटना पड़ेगा, तभी जाके आपका एल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। राइट, अब वापस जब आप हाथों को अंदर ले लोगे ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, वापस एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगा। वापस हाथों को बाहर करो, एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा, वापस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज हाउ इट कैन गोज। अब आप सोचो बच्चों, जो स्विमर होते हैं ना, डाइवर्स कह सकते हैं हम, तो डाइवर्स जो है ना, ओलंपिक्स अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि डाइवर जब प्लैंक के ऊपर से जंप मारता है ना, उसके बाद वो क्या करेगा, पॉइंट स्कोर करने के लिए उसको हवा में चक्कर लगाना होता है। तो वो हवा में चक्कर लगाने के लिए अपने पूरे बॉडी को ना एकदम से फोल्ड कर लेता है। पता है आपको, उसको क्या करेगा, वो पूरे बॉडी को एकदम से फोल्ड कर लेगा। तो जैसे ही वो बॉडी को फोल्ड करेगा ना, व्हाट विल हैपन, सारा जो मास होगा ना वो एकदम पास पास में आ गया, पूरे बॉडी का मास जो है वो पास पास में आ गया, मतलब मास का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। राइट, मास डिस्ट्रीब्यूशन पास पास में आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, अगर आई का वैल्यू घट गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, मतलब अपने आप उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा चक्कर काटेगा। देखो इसमें भी साइंस है, इसके पीछे भी साइंस है। राइट, तो डाइवर जब अपने बॉडी को फोल्ड करेगा ना तो उससे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा और उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा और जो डाइवर होगा वो ज़्यादा चक्कर काट पाएगा। समझ रहे हो आप लॉजिक को? ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप वैसे ऊपर गए और कूद लिए और आपको मेडल मिल जाएगा, बोले मेडल ले जाओ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज साइंस। इसी तरह से बहुत सारे ओलंपिक इवेंट होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड का इवेंट होता है तो उसमें भी ऐसा ही प्रिंसिपल काम करता है। राइट, बॉडी को फोल्ड करोगे तो आपका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो एक और पॉइंट लिखूंगा बच्चों कि डाइवर व्हेन फोल्ड द बॉडी, तो बॉडी को फोल्ड करने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज होगा। हैंस इट कैन मेक मोर टर्न्स, इट कैन मेक मोर टर्न्स, वो ज़्यादा टर्न्स कर पाएगा और मेडल मिलने के चांसेस बढ़ेंगे डाइवर वाले केस में। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, बट उसके पहले आपको इसका एक स्क्रीनशॉट मारना पड़ेगा। ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, चलो देखते हैं। चलो, मेरा जो अगला सवाल है ना वो कुछ ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनना है कि सपोज देयर इज अ स्विंग, झूला है और इस झूले के ऊपर एक लड़की जो है ना वो भी बैठी हुई है। दिस गर्ल इज सिटिंग राइट नाउ। ओके, फिगर को इग्नोर करना, वॉट एवर इट इज, द गर्ल इज सिटिंग राइट नाउ और झूला झूल रहा है। झूला झूलेगा तो एक टाइप का एंगुलर मोशन ही होने वाला है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ अ रोटेशनल मोशन और ये उसका एक्सिस रहेगा। तो ये झूला जो है वो अभी झूल रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दिखाना थोड़ा मुश्किल है, आई कॉल इट लाइक दिस। अगर ये लड़की झूले के ऊपर खड़ी हो जाती है, अगर ये लड़की झूले के ऊपर खड़ी हो जाती है, what will happen with the angular velocity omega? If the girl is standing now, what will happen with omega? कौन बता सकता है, बोलो। What will happen with omega? What do you think? What will happen with omega? अभी आपका रोटेशन जो है वो इस एक्सिस के अराउंड हो रहा है। दिस इज द एक्सिस अबाउट विच द रोटेशन इज टेकिंग प्लेस। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? ओके, क्या लग रहा है, बोलो। अगर लड़की झूले के ऊपर खड़ी हो गई तो क्या होगा? What do you think? Tell me. What do you think? Tell me. Now what will happen भाई, अपने बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? अपने बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पे नाभि पे, राइट? तो अभी आपकी जो लड़की व्हाटएवर जो गर्ल है ना, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, राइट? तो उसका जो भी बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो आप एज्यूम करोगे कि उसके बॉडी के नाभि के ऊपर लगता है, राइट? तो अभी उसकी नाभि और उसका सेंटर ऑफ मास जो है ना वो इतने डिस्टेंस के ऊपर है। अब जैसे ही वो खड़ी हो जाएगी ना, व्हाट विल हैपन, उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर आ गया, क्योंकि वो खड़ी हो गई है ना,
तो सेंटर ऑफ मास ऊपर आ गया, राइट। तो अभी जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। अगर डिस्टेंस कम हो गया, व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे हो क्या रहा है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल रिड्यूस फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी रिड्यूस फ्रॉम एक्सिस। चलो अगर डिस्टेंस रिड्यूस हुआ, अगर डिस्टेंस रिड्यूस हुआ तो क्या होगा भाई, डिस्टेंस के रिडक्शन होने की वजह से इफ द अगर डिस्टेंस रिड्यूस हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो वो भी क्या हो जाएगा भाई, रिड्यूस हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिड्यूस हुआ है, बाहर से तो कोई किसी ने धक्का मारा नहीं है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हुआ है तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। कभी तुम लोग झूले पे बैठे नहीं हो, मुझे लगता है झूले पे बैठे होते हैं ना तो पता होता है, जैसे ही तुम खड़े होते हो ना तो झूला स्पीड में लगने लगता है और फटती है और बैठ जाते हैं, वापस के बैठ जाना तो भाई, नहीं तो गिर जाएंगे। अभी कभी जब मौका मिले ना झूले पे बैठने का, अभी तो बड़े हो गए हो बट कोई नहीं, जब ऐसा कोई बड़ा झूला दिखे ना तो कोशिश करना झूले के ऊपर खड़े हो जाना, यू विल सी दैट कि झूला स्पीड में लग रहा है और फिर फटेगी और बैठ जाओगे, ठीक है। ध्यान रखना है बात को। जैसे इंसान ये खड़ी हो जाएगी तो एक्सिस से उसका मास जो है वो कम डिस्टेंस पे आ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, तो ओमेगा हैज़ टू इंक्रीज, तभी जाके जो आई इंटू ओमेगा है वो कांस्टेंट रहेगा। अब मेरा आखिरी सवाल, प्लीज़ मुझे ना सही जवाब चाहिए, एकदम मुझे सही जवाब चाहिए, ओके। मेरा सवाल ऐसा है कि सपोज एक टर्न टेबल है, देयर इज अ टर्न टेबल, ओके, ये उसका एक्सिस है एंड दिस टेबल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके। अब एक इंसेक्ट है जो चल के, ये इंसेक्ट है एक, ये इंसेक्ट जो है ना वो चल के, ये घूमते हुए टेबल पे चल रहा है, बोलो डेयर डेविल है, ओके। तो वो चल के अगर एक डायामीटर से, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी टेबल का किस तरह से वेरी होगा, बोलो टेबल का एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से वेरी होगा अगर इंसेक्ट एक एंड से दूसरे एंड पे आ रहा है चल के, तो बताना है आपको मुझे। चलिए क्या होगा देखो इस केस के अंदर, जब इंसेक्ट मतलब अ काइंड ऑफ अ मास, जब इंसेक्ट चल के सेंटर की तरफ आएगा तो क्योंकि आपका मास पास में आ रहा है धीरे धीरे, तो डिस्टेंस कम हो रहा है मास का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो जब इंसेक्ट आपका एंड टू सेंटर आएगा, इंसेक्ट आपका जब एंड टू सेंटर आएगा तो उसका डिस्टेंस कम होगा, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो उसकी वजह से ओमेगा बढ़ जाएगा, है ना। अगर डिस्टेंस कम होगा उसका सेंटर पे आते आते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और उसकी वजह से ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, राइट, क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क लग रहा नहीं है। जब ये सेंटर पे आ चुका है, अब जब वो दूर जाएगा, सेंटर से वापस वो दूर जाएगा तो उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने लगेगा, तो ओमेगा विल अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग, वापस जो ओमेगा है वो क्या होगा भाई, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, ओमेगा विल अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आगे आपको जब और क्वेश्चन मिले थोड़ा दिमाग की बत्ती को जला के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, दे आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, सिंपल से क्वेश्चन है। आप ये देखो कि भाई मास का डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, राइट, उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज हो रहा है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज होगा इसका अपोजिट चेंज होगा ओमेगा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो एक आखिरी सवाल का मुझे जवाब दे दो, मुझे जवाब चाहिए, आप बिल्कुल गलती मत करना। सवाल मेरा ये है कि अगर पोलर रीजन का सारा बर्फ़ अगर पिघल गया और ये सारा बर्फ़ अगर पिघल के इक्वेटर पे आ गया तो दिन लंबा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? ओ बाप रे सर, आखिर में क्या बॉम्ब फोड़ दिया आपने। ये कोशिश करो, कोई नहीं, बताऊंगा आपको सोल्यूशन में, ट्राई करो, सोचो सब। चलिए, तो जिस लोगों ने सोचा है उनको जवाब बता देता हूँ इनका मैं, कि पहले पूरा आइस जो है वो पोलर रीजन के ऊपर है और आपका अर्थ जब घूमेगा तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पोल के नज़दीक से ही पास होता है एकदम। तो अभी आपका अर्थ ऐसे है और अभी आपका सारा आइस यहाँ पर है। दिस इज़ वेरी क्लोज टू द सेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। अब जैसे ही मैंने सारी बर्फ़ को पिघाल दिया, आगे जाके होने ही वाला है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है, तो करीब करीब 2000-3000 साल के बाद अर्थ का एग्जिस्टेंस रहेगा नहीं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमको कौन सा इतना जीना है ना। तो अब अगर सारी बर्फ़ पिघल गई तो व्हाट विल हैपन, अगर बर्फ़ पिघली है तो वो जो भी मास है वो सारा यहाँ पे आ गया इक्वेटर के ऊपर, राइट। तो मास जो है वो एक्सिस से दूर चला गया, जो पहले एक्सिस के बहुत ही पास था
अब वो एक्सिस से दूर चला गया है तो अर्थ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा को घटना पड़ेगा। ओमेगा घटेगा मतलब अर्थ का रोटेशन धीमा हो जाएगा। अर्थ का रोटेशन अभी जो है उससे धीमा हो जाएगा, मतलब दिन जो है ना वो लंबा हो जाएगा। हैंस यू कैन से द डे विल बिकम लॉन्गर। इसमें कुछ ज़्यादा इतना लिखना नहीं है। अगर आप फिगर से समझ सकते हो तो आप स्टेटमेंट से भी समझ सकते हो। अगर आपको फिगर समझ में नहीं आ सकता तो आपको स्टेटमेंट भी नहीं आ सकते समझ में, राइट। ओके, तो दिस इज व्हाट आई हैव इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए लेट मी वाइंड इट अप हियर ओनली। अगले क्लास में बात करेंगे अबाउट द रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, बड़ी बड़ी इसकी थियरी है। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जुड़िएगा ज़रूर।